हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं सूरज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, स्वागत करता हूं अपने इस आपके इस स्टडी हैंड परिवार में। और हम यहां पे आपको एकदम बेसिक से अच्छे और एकदम हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। टॉपिक्स का नाम है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए जानते होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट of electric field and area vector। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। इसका जो सिंबल क्या है? फाई माने क्या होता है बेटा? फ्लक्स। और यहाँ पे अगर लिख दिया गया ए तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। जैसे दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है। क्या है बेटा? कोई सरफेस है। किसी सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती है, किसी सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं और ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा? एरिया। सबसे पहली बात, पहला कंफ्यूजन क्या आता है बच्चों को? सर ये एरिया वेक्टर है कि स्केलर है? बेटा एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। ये हमारा हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, और ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। यहाँ पे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डेफिनेशन हो। किसी भी आपको समझना कैसे है, किसी भी सरफेस से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिरती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको बोर्ड में अगर डेफिनेशन आता है तो लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब हम कुछ और भी बातें पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड में, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक स्क्वायर है। क्या है बेटा? एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है, साइड मान लेते हैं 2 मीटर है, और ये प्लेस किया गया है एक्स वाई प्लेन में। प्लेस किया गया है एक्स वाई प्लेन में। आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालना है बेटा? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। आपको क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब देखिए बहुत, जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 कैप, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अब अगर बात करें, देखो
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट तो x के डायरेक्शन में जा रहा है, 3 यूनिट जा रहा है y के डायरेक्शन में और 4 यूनिट जा रहा है z के डायरेक्शन में। अब हमें निकालना है कि स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका जो कहां पे प्लेस किया गया एक्स वाई प्लेन में। अब यहाँ पे बात आ रही है, अगर हमें एरिया की बात करें तो इसका अगर एरिया की बात करें, सोल्यूशन में बात करेंगे बेटा, सोल्यूशन में एरिया का तो हो जाएगा बेटा साइड स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब बात आ रही है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, जो पास करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये मेरा कोई प्लेन है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी तो क्या पास करेगी? नहीं। अगर ये ऐसे जाएगी तो पास करेगी? नहीं। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जा रही है तो पास कर जाएगी, परपेंडिकुलर है तो पास कर जाएगी। अब आप बताइए कि हमारा जो स्क्वायर है वो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई के प्लेन के परपेंडिकुलर होता क्या है? जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है? 4k, सॉरी जेड एक्सिस वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारी क्या है? 4k कैप है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है वो सिर्फ यही इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गई है, ये पास नहीं करेगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और आपका क्या हो जाएगा? cos 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे है और दोनों में एंगल क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएंगे, एंगल हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है बेटा? ये आपका हो जाएगा 4, और एरिया कितना है? 4, दैट इज हो जाएगा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, आपका कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, और आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा और आपको दे देगा कि जो आपका एरिया है, जो भी आपका सरफेस है, वो कौन सी प्लेन में रखा हुआ है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वही पास करेगा। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जेड वाला लेना है, अगर वो वाई जेड प्लेन में होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाला लेंगे, अगर वो एक्स जेड प्लेन होगा तो हम वाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। क्या बात समझ में आई? चलिए, थैंक यू। अब अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो टोटल चार्ज जो इसके अंदर है उसी में 1/ε0 टाइम्स होगा। कहने का मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई ε0, और हम इसको बोल सकते हैं टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन ε0। इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? गॉस थ्योरम। मतलब कि किसी भी इनक्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो देखना है कि सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, और उसी में आपको ε0 से क्या कर देना है? डिवाइड। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा कोई सरफेस है, इस पे हमारा चार्ज है, मान लेते हैं कि 2 कूलम का चार्ज है, मान लेते हैं कितना? 2 कूलम का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 2 कूलम बाई ε0। ये हमारा कोई सरफेस है, ये दूसरा कोई सरफेस है, इस पे मान लेते हैं 2 कूलम का चार्ज है, इस पे मान लेते हैं -4 कूलम का चार्ज है। अब ये हमारा सरफेस 1 हो गया, ये हो गया सरफेस 2। तो अगर φ1 की वैल्यू बात करें, φ1 जो कि फर्स्ट वाले सरफेस होगा, तो पहले वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 2 कूलम है, तो हो जाएगा 2 कूलम बाई ε0। लेकिन अगर सेकंड वाले सरफेस की बात करें तो सेकंड वाले सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2, तो ये हो जाएगा -2 कूलम बाई ε0। अब ये यहाँ पे ये फ्लक्स निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि
आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमारा S2 सरफेस है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, लेकिन जो हमारा S1 सरफेस है इससे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, बाहर जा रही है। क्या बात समझ में आया? अगर हम बात करें कुछ और अच्छे से क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक हमारा ये स्फीयर हो गया, ये एक स्फीयर है, और यहां पे हमारा चार्ज मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज है। ये हमारा स्फीयर 1 है, ये हमारा स्फीयर 2 है, और इस पे रेडियस क्या है, ये r है, इस पे रेडियस क्या है, ये रेडियस 2r है। आपके यहाँ अब आप बताइए स्फीयर 1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर स्फीयर 2 से बात करें तो फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई स्फीयर 2 के अंदर कितना चार्ज है भाई, खाली 5 कूलम चार्ज है और तो कोई चार्ज है नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप ये देखिए, भले ही आपको जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों कराया, इसका पर्पस क्या था, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर होता है, तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन ये आपका मिसकंसेप्शन है। भले ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिख रहा है, लेकिन जब आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए ये चार्ज है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वही सरफेस 1 से पास करेगी और वही फील्ड लाइंस आपके सरफेस 2 से पास करेगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम नहीं होगा? यस और नो? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम है तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम नहीं होगा? एकदम सेम होगा। तो आपको बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन नहीं पालना है, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब मैं कुछ आपसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा है इसके सेंटर पे, और आपसे पूछा है कि आप बताइए कि इस स्फीयर से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। ये हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, आपको बताना है कि इस सरफेस से इस हेमिस्फीयर से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। अब सबसे पहले बात, अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आना चाहिए गॉस थ्योरम का। किसका आना चाहिए बेटा? गॉस थ्योरम का। क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, जो कि सरफेस के अंदर है। अब ये तो क्लोज सरफेस है नहीं, ये तो क्लोज सरफेस है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या इसको हमें एक कंप्लीट स्फीयर बना दिए। अब ये हमारा हेमिस्फीयर 1 हो गया, ये हमारा हेमिस्फीयर 2 हो गया, दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। अब क्या टोटल दोनों हेमिस्फीयर से मिला करके क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगी? अगर 2 हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या Q/ε0 होगा? यस और नो? तो क्या 1 हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा? क्या Q/2ε0 नहीं हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब ये है, जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे और अगर सरफेस आपका क्लोज नहीं है, तो आपको जो चार्ज है उसको सिमेट्रिक पोजीशन पे ले जाके रख के और इमेजिनरी सरफेस बना के पूरा सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा। ये मेरा कहने का मतलब। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे बेटा ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, जिसकी साइड क्या है, ए, साइड क्या है, ए। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है और पूछा है कि इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और पूछा है कि सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, आपसे इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो अब आप सोचिए, क्या ये हमारा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मन में ख्याल आना चाहिए गॉस थ्योरम का, और गॉस थ्योरम कब अप्लाई होगा, जब हमारा सरफेस क्लोज होगा। तो क्या ये एक क्लोज सरफेस है? नहीं है। अब अगर ये क्लोज सरफेस नहीं है तो हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। हम ऐसा क्या करें कि ये चार्ज का पोजीशन है वो सिमेट्रिक हो जाए। सिमेट्रिक माने कि चारों तरफ आप देखिए तो इक्वल इक्वल आपको चीजें नजर आनी चाहिए। तो अगर हम क्या करें, अगर हम ऐसे एक क्यूब बना दें, क्या बना दें, एक क्यूब, तो क्या अब ये जो नीचे वाला जो हमारा सरफेस है इसको आप स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। तो इसके सेंटर से क्या यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, क्या सोच पा रहे हो? इसका मतलब अब ये जो चार्ज रखा है क्या वो उस क्यूब के सिमेट्रिक पॉइंट पे हो गया? हो गया। अब आप देखिए इस टोटल क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। सिमिलरली बहुत आसान है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब में कितने सरफेस हैं, कितने स्क्वायर सरफेस हैं? आपका 6। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने सरफेस हैं बेटा? 6 सरफेस हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा बेटा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितने फेस हैं? इसमें 6 फेस हैं। 6 फेस से हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना हो जाएगा? एक फेस से हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक फेस से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी हमें कोई ओपन सर्फेस मिलेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक क्यूब है, ये बेटा हमारा क्या है? एक क्यूब। अब इस बार जो चार्ज रखा गया है, चार्ज का जो पोजीशन है वो कॉर्नर पे है। चार्ज का पोजीशन कहाँ है बेटा? कॉर्नर पे है, ना कि आपके सेंटर पे है। और आपको निकालना है कि इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। चलिए सोचिए, आप बताइए कैसे करें कि जो हमारा चार्ज का पोजीशन है वो सिमेट्रिक हो जाए। चलिए मैं बताता हूँ। सपोज जैसे मैं इस रूम में हूँ, आप लोग भी आप जहां बैठे हैं आप एज्यूम कीजिएगा कि आपका जो रूम है वो क्यूब है। जैसे मैं इस रूम में हूँ, मैं इस अपने रूम को मान लेता हूँ क्यूब है, और जो मेरा चार्ज है वो वहां पे है। अब इसके बगल में क्या एक रूम होगा? 2 रूम हो गया। क्या इस रूम के पीछे एक रूम होगा? 3 हो गया। जो बगल में रूम है क्या उसके भी पीछे एक रूम हो गया? 4 रूम है। और ऐसे भी क्या 4 रूम ऊपर होंगे? होंगे कि नहीं होंगे बेटा? तो टोटल कितने रूम हो गए? 8। तो क्या 8 रूम का जो 8 रूम है उसको आप क्यूब माने हैं। 8 क्यूब का ये जो चार्ज का ये कॉर्नर है, ये एक क्यूब का जो कॉर्नर है, ये क्या ये हमारे 8 क्यूब का सिमेट्रिक पॉइंट हो गया? हो गया। तो सॉरी सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 8 क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा? एक क्यूब से हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। एक क्यूब से कितना हो जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अगर हम और इसमें बात करें, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि फाइंड, इसी क्वेश्चन में पूछ ले फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। चार्ज कहां रखा है? चार्ज रखा है कॉर्नर पे, और एक क्यूब के एक फेस से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप देखिए बहुत सिंपल है, जैसे भी मैंने पिछला क्वेश्चन करा दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो हम जानते हैं एक क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया है? एक क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है बेटा हमारा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस से क्या हो जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना हो जाएगा? एक फेस से हो जाएगा क्यू अपॉन 8 इंटू 6 48 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप एकदम ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं।
अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब तो पिछली बार आपका चार्ज रखा गया था, सेंटर पे रखा गया था, तो सारे फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। लेकिन जब आपका चार्ज कॉर्नर पे रखा गया है तो आपके 3 फेज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। जैसे आप वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो ऐसे आएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, इससे पास करेगा, ऐसे उसके पैरेलल हो जाएगा, उससे पास करेगा, ऐसे इसके पैरेलल हो जाएगा, इससे पास करेगा। तो आपके 3 फेज से पास करेगा, 3 फेज से क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो आप यहाँ पे 6 फेज ना लिख करके आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि 3 फेज। 3 फेज से कितना हो जाएगा? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना हो जाएगा? एक फेज से हो जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आया? एनी डाउट? चलिए कुछ और एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कुछ अलग से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्या बेटा? सिलेंडर, और इसके सेंटर पे रखा है चार्ज Q। इसके सेंटर पे चार्ज क्या है? रखा है Q। और बोला है कि कर्व सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? 5 डैश। कर्व सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? 5 डैश। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द वन प्लेनर सरफेस। आपके इस सिलेंडर के एक प्लेन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, आपको ये निकालना है। तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और आंसर निकालने का प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखिए। चलो मैं सोल्यूशन आपको बताता हूं। मान लेता हूं कि एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा? 5 डैश। तो क्या इस सरफेस से भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 डैश होगा? हाँ होगा। अब क्या सिलेंडर के तीनों सरफेस कवर हो गए? हाँ हो गए हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या टोटल फ्लक्स की वैल्यू 5 डैश प्लस 5 डैश प्लस 5 का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ से 2 5 डैश प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो 2 5 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो 5 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये 1/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप सोच पा रहे हैं गॉस थ्योरम पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? सारे क्वेश्चन बेसिक्स हैं, आपको बस फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्या इतना बात क्लियर है? चलिए कुछ नेक्स्ट फॉर्मेट पे हम चलते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का क्या था? डॉट प्रोडक्ट। ये है, ठीक है। या फिर आप इसको और लिखें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि ये मान ले मेरा एक कोन है, ये मेरा एक वर्टिकल कोन है, ठीक है, और जिसका ये जो डायमीटर दिया है 14 मीटर। मान लेते हैं डायमीटर कितना दिया बेटा? 14 मीटर। और इसका जो हाइट दिया है, हाइट भी मान लेते हैं 10 मीटर। हाइट कितना मान लेते हैं? 10 मीटर। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है और सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो आपसे इस केस में पूछेगा कि आप बताइए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा कोन है वो कोन का सिर्फ ऐसा है। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो वो होता है नॉर्मली आउटवर्ड। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालूं तो ये ऐसे होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालूं तो ऐसे होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालूं तो ऐसे। तो हर एक जगह पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा इसका मतलब क्या? थीटा भी चेंज होगा। यस और नो? यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या होगा? थीटा भी चेंज हो रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा जो मेन तरीका होता है वो आपका होता है इंटीग्रेशन मेथड। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप इंटीग्रेशन से एलिमेंट लेके सॉल्व करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताता हूँ। ऐसे केसेस में जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा तो
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो आप देखिए वहां पे शैडो में कौन सा फिगर बनेगा, तो जो शैडो बनेगा उसी फिगर को हम मान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे केसेस में हम लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। क्या लेते हैं बेटा? प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब आप टॉर्च जलाइए, क्या जलाएं? टॉर्च जलाएं, जो शैडो बन जाएगा आपको वही लेना पड़ेगा। अब आप सोच के बताइए कि अगर ये कोन है तो कौन सा शेप बनेगा? आपको नहीं लग रहा कि एक ट्रायंगल बनेगा? क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा जिसका बेस कितना है? 14 मीटर, जिसका हाइट कितना है? 10 मीटर। बात समझ में आया? तो ऐसे केस में हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ। बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 14 और हाइट कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 70 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं, आपको दिया है 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू एरिया का वैल्यू कितना दिया है? 70। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी आपका 140 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? कहने का मतलब अगर आपका एरिया वेक्टर का एंगल हमेशा चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर हमेशा चेंज हो रहा है, तो आपको इस केस में क्या लेना है? प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। क्या बात समझ में आया? चलिए कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है? स्फीयर है। क्या बेटा? स्फीयर। ये क्या है? स्फीयर। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम और इसका जो रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं 7 मीटर। आपसे पूछेगा कि बताइए इस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब वैसे तो इस स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। क्या यही होता है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, अब आप बोलोगे सर 4πr² तो टोटल होता है लेकिन पास कर रहा है आधे से, तो आधे से आप क्या पुट करोगे? 2πr²। लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फिर वही केस आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आप एरिया वेक्टर देखोगे तो ऐसे जाएगा, आप हर एक एंगल पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होता जाएगा। क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होता है बेटा? नॉर्मल टू द सरफेस। तो आपको यहाँ पे भी प्रोजेक्टेड एरिया का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब अगर आप इधर से टॉर्च जलाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा तो कौन सा शेप बनेगा? आप बताइए, आपको क्लिक कर जाना चाहिए। कौन से बनेगा? डिस्क बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डिस्क। तो बनेगा आपका डिस्क। क्या बन गया? डिस्क। तो डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा? πr²। क्या हो जाएगा बेटा? πr²। ये वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7 इंटू 7। ये 7 ने 7 को मार दिया तो ये हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 154 मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी आपका 10 इंटू 154, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 1540 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।